हेलो एवरीवन। ओलंपिक एक ऐसा स्टेज है जिस पर दुनिया भर की नज़रें रहती है और पिछले कुछ सालों से ओलंपिक में चाइना की डोमिनेंसी नज़र आई है। मॉडर्न ओलंपिक्स करीबन 125 साल से चल रहा है। शुरुआत में कम कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी रीच बढ़ती गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स होने के बावजूद भी कई कंट्रीज इस स्टेज को अपनी डोमिनेंसी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। यूएसए और सोवियत रशिया ने कई सालों तक ओलंपिक्स के अंदर टॉप परफॉर्मेंस दी, लेकिन दोस्तों चाइना की ओलंपिक्स में शुरुआत सिर्फ 79 ईयर्स पहले हुई थी और ये टाइम अमेरिका और रशिया से तकरीबन आधा है। रशिया और अमेरिका ऑलमोस्ट 125 सालों से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाता है कि जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस ओलंपिक्स के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रहती है। गाइस, चाइना ओलंपिक्स में जैसा आज नज़र आता है ऐसा हमेशा से नहीं था। चाइना की ऑफिशियल शुरुआत ओलंपिक्स के अंदर समर ओलंपिक्स में 1952 में और विंटर ओलंपिक्स में 1980 में हुई। चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशन 1948 से पहले काफ़ी डिफरेंट थी। कम्युनिस्ट पार्टी के पावर में आने से पहले उस गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स पर फोकस नहीं था और जो आज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, 1949 से पहले उसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। हालांकि चाइना में जिस तरह आज कम्युनिस्ट पार्टी का वन पार्टी रूल है, 1948 से पहले भी वन पार्टी रूल था। उसको किंगडम रूल कहा जाता था, जो 1912 से 1949 तक रहा। 1952 में ओलंपिक्स में ऑफिशियली पार्टिसिपेट करने से पहले चाइना ने कुछ फेल अटेम्प्ट किए थे। चाइना 1932 में ओलंपिक्स गेम में केवल एक एथलीट के साथ गया था। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री ओलंपिक्स के अंदर अगर एक एथलीट भेजेगी, जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे ही। उसके बाद खुद चाइना में ही इस गवर्नमेंट को एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ी और लोगों की नाराज़गी उनके ओपिनियन से नज़र आई। हालांकि इस इवेंट ने चाइना को फोर्स किया कि वो ओलंपिक्स को लेकर सीरियस हो जाए और लोगों की नाराज़गी को देखते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 1935 मतलब बर्लिन ओलंपिक से एक साल पहले एथलीट के सिलेक्शन, प्रिपरेशन और ट्रेनिंग स्कूल पर 2 लाख युआन स्पेंड किए। एक कमेटी बनाई गई जिसमें 69 कॉम्पिटिटर फॉर ओलंपिक्स लाइक बास्केटबॉल, स्विमिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग एंड साइकिलिंग के लिए सिलेक्ट किए गए। 150 जर्नलिस्ट और ऑब्जर्वर्स भी बर्लिन पहुंचे, लेकिन इन सभी जर्नलिस्ट्स को स्टेट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं की गई। ये सब अपने खर्चे पर ओलंपिक पहुंचे। हालांकि कोई मेडल नहीं जीता गया, लेकिन ओलंपिक के बाद चाइनीज़ मार्शल आर्ट ऑब्जर्वर, फिजिकल टीचर्स एंड स्कॉलर्स ने यूरोप में अलग अलग जगह जाकर 6 हफ्ते स्पेंड किए और वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टडीज़ और स्कूल कॉलेजेस में स्पोर्ट फिजिकल ट्रेनिंग को क्लोजली ऑब्जर्व किया। हालांकि जाहिर तौर पर चाइना को इस ओलंपिक से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन ऑब्जर्वर्स और स्कॉलर्स का ये टूर चाइना के लिए बाद में बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ। बर्लिन के बाद 1940 और 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते ओलंपिक्स नहीं हुए और 1948 के ओलंपिक्स में भी चाइना ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस ओलंपिक में चाइना की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई क्योंकि एथलीट्स को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ा। गवर्नमेंट के द्वारा एथलीट्स को प्रॉपर फंड प्रोवाइड नहीं किया गया। कुछ एथलीट्स को गवर्नमेंट ने फंड प्रोवाइड किया, लेकिन वो इतना कम था कि ओलंपिक के ख़त्म होते होते वो पैसा भी ख़त्म हो गया। दोस्त, आप खुद सोच सकते हो कि अगर एक कंट्री ओलंपिक्स के दौरान अपने एथलीट्स को प्रॉपर फंड प्रोवाइड नहीं कर रही तो वो एथलीट्स मेडल कैसे जीत सकते हैं। और उनके पास चाइना वापस आने के लिए भी पैसे नहीं थे। 1948 के बाद चाइना में तख्ता पलट हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का रोल स्टार्ट हुआ। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के आते ही चाइना में अमेजिंग चेंजेस आए। 1948 लंदन ओलंपिक के बाद कोमनटांग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया और 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुआ। और दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के आते ही ग्लोबल ओलंपिक मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें नई गवर्नमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की हेल्थ और स्पोर्ट्स पर फोकस करने लगी। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में एक छोटा सा डिस्प्यूट देखने को मिला। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जब अपना डेलीगेशन भेजा, लेकिन चाइनीज़ ओलंपिक कमेटी के कुछ मेंबर्स ताइवान चले गए। कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद चाइना का मेनलैंड तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आ गया, लेकिन ताइवान में अभी भी कोमनटांग पार्टी का रूल था। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कोमनटांग अथॉरिटीज़ ने ओलंपिक कमेटी से कहा कि मेनलैंड चाइना की टीम नहीं, बल्कि ताइवान के सीओसी की टीम ही चाइना को रिप्रेजेंट करेगी। अब जाहिर सी बात है, डिस्प्यूट तो होना ही था। हालांकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उस वक्त दोनों साइड को डिसअप्रूव कर दिया, लेकिन जुलाई 17, 1952 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि चाइनीज़ ओलंपिक कमेटी यानी डब्ल्यूसी को चाइना का सोल रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। हालांकि 1954 में आईओसी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और सीओसी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया।
तब ऐसा लगने लगा था कि चाइना की रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, लेकिन ऐसा नहीं था। इस रेजोल्यूशन के बाद कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ। आईओसी की लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में 2 चाइना थे, एक मेनलैंड चाइना और दूसरा ताइवान, जहां कमांडिंग लीडरशिप थी और वो भी खुद को चाइना ही मानती थी। 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि एक कंट्रीज़ के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे हो सकते हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उसके उलट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चाइना को अगले 5 ओलंपिक्स के लिए बैन कर दिया। इससे ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन पैदा हुआ, क्योंकि लोगों का मानना था कि ताइवान पहले चाइना का ही पार्ट था। ये फैक्ट यूनाइटेड नेशंस के 119 मेंबर्स कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर चाइना को आईओसी ने ओलंपिक चार्ट वायलेशन में शामिल क्यों कर रखा था? कई सालों बाद आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1979 में मीटिंग की और चाइना को इस लिस्ट से बाहर निकाला, जबकि ताइवान को केवल चाइनीज टाई ओलंपिक कमेटी के अंदर अलाउ किया। और ओलंपिक ने कहा कि ताइवान इस नाम को यूज़ कर ओलंपिक में आ सकता है और अपना फ्लैग, एंथम और सिग्नेचर अलग यूज़ कर सकता है। ऐसे चाइना का सोल रिप्रेजेंटेटिव सीओसी बन गया। और चाइना ने उसके बाद इमीडिएटली 1980 में लेक प्लेसिड विंटर ओलंपिक्स और 1982 में मॉस्को ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। 1989 ओलंपिक में चाइना ने 15 गोल्ड जीते और 1988 में 11th पोजीशन पे रहा और सिर्फ 5 गोल्ड जीते। बार्सिलोना 1992 और अटलांटा 1996 में चाइना ने 16 गोल्ड जीते। सिडनी 2000 और एथेंस 2004 में रेस्पेक्टिवली 28 और 32 गोल्ड मेडल्स जीते। बीजिंग 2008 में 100 मेडल्स और 48 गोल्ड मेडल्स जीते। लंदन और रियो में चाइना ने रेस्पेक्टिवली 26 गोल्ड मेडल्स जीते। दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है। चाइना की गोल्ड जीतने की टैक्टिक हमेशा से सवालों में घिरी रहती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ओलंपिक्स के अंदर अपनी डोमिनेंसी बरकरार रखने के लिए ओलंपिक के लिए बहुत कठिन ट्रेनिंग कराती है और हर एक स्टेट से 1000 बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। चाइना का टारगेट ऐसे गेम पर ज़्यादा होता है जहां 2 या 2 से ज़्यादा गोल्ड मेडल्स मिलते हैं। अगर हम चाइना के ओलंपिक में परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो 1989 के बाद से 75% गोल्ड मेडल्स 6 स्पोर्ट्स में जीते हैं, जो टेबल टेनिस, शूटिंग, डाइविंग, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक और वेट लिफ्टिंग है। ये महज इत्तेफाक नहीं है। दोस्तों, चाइना के गोल्ड में से 2/3 से ज़्यादा चैंपियंस वुमेन हैं। चाइना ने वुमेन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर इन चैंपियन महिलाओं को तैयार किया है। दोस्तों, मेरी राय में डोपिंग लेने के इल्ज़ाम तो आए दिन अक्सर कंट्रीज़ के एथलीट्स पर लगते रहते हैं और उसके लिए इंटरनेशनल डोपिंग कमेटी काम भी कर रही है। लेकिन हाँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट की गोल्ड को लेकर ये भूख काफ़ी सारे चाइनीज़ बच्चों के बचपन को बर्बाद कर रही है। जिस एज में बच्चों को कार्टून देखने का शौक होता है, उस एज में कुछ चाइनीज़ बच्चे काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग फेस करते हैं। 1949 के बाद से ही कम्युनिस्ट पार्टी के पहले ऐसे में लिखी गई ये लाइन इस बात को साफ करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के पहले लीडर ने साफ लिखा था कि चाइना को सिक मैन ऑफ एशिया के टैग को हटाना है। इसीलिए हर एक ट्रेनिंग कैंप में साफ बोला जाता है कि आपकी ड्यूटी नेशन के लिए है, आपकी खुद के लिए नहीं। इन सब के बावजूद भी हम बच्चों के प्रति इस सख्त ट्रेनिंग को सही नहीं ठहरा सकते। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।